हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख लेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मेंस में क्वेश्चन ज्यादा आता है लिखने के लिए, और अगर आप लोग छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक दो ऑब्जेक्टिव यहां से बनना जरूरी है, यहां से बनता ही है। तो आइए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। बात किस पर करेंगे? केंद्रीय सतर्कता आयोग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, ये है हमारा। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो मैं पॉलिटी के चैप्टर लेके आ रहा हूं, ये सारे चैप्टर आपको अगर डीपली पढ़ना है तो कहां मिलेंगे? एम लक्ष्मीकांत के बुक में मिलेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आप लोग लेके देख लेंगे। और ये जो चैप्टर है ये 59 नंबर का चैप्टर है उस बुक से। उस बुक में टोटल 82 चैप्टर दिए गए हैं। सारे चैप्टर हम लोग नहीं देखेंगे। ये हमारा जो चलेगा आज 59वां चैप्टर है, और ये पूरी तरह से हम लोग आज सही तरीके से क्लियर करेंगे। आइए बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। यह आयोग होता क्या है? तो केंद्र सरकार के तहत जो भ्रष्टाचार होता है, केंद्र सरकार में जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की। एक बात क्लियर हो गई कि यह केंद्र के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई है। उसके बाद आता है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो एक हमारा क्या हुआ था, संशोधन आया था। ठीक, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सॉरी संशोधन में एक समिति आई थी, संथानम समिति। केंद्र के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संथानम समिति लाई गई थी। वो आई थी 1962 से 1964 तक के बीच में। ठीक, तो उसी के तहत इसका गठन किया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाई गई संथानम समिति के तहत केंद्र सरकार द्वारा पारित विधि से 1964 में स्थापित किया गया था। आइए यही चीजें हम लोग पहले इसे लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे। सबसे पहले परिचय लिखेंगे इसका। ठीक, परिचय में क्या लिखेंगे? यही जो हम लोगों ने अभी बात की। केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया यह आयोग। ठीक, अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके तहत की गई थी, वो भी हम लोग अभी बात कर चुके हैं। कौन सी समिति थी हमारी? संथानम समिति। कब आई थी? 1962 से 1964 के तहत। तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कैसे लिखेंगे? भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति। यह समिति पूछ लेता है किससे रिलेटेड है। संथानम समिति, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1962 से 1964 तक। समिति के तहत, सॉरी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा, मैं एक एक चीजें एक एक पॉइंट वाइज लिखता हूं जिससे कि आप लोग पढ़े तो कंफ्यूज ना हो कि यह आई तो संथानम समिति के तहत थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पारित विधि से इसे 1964 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा पारित विधि से 1964 में स्थापित की गई थी। दो पॉइंट निकल के आया। यह किसके लिए बनाई गई? तो केंद्रीय भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। स्थापना कैसे हुई? संथानम समिति जो 1962 से 1964 के बीच में आई थी, लेकिन इस संथानम समिति के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक पारित विधेयक के द्वारा यह क्या हुआ?
पूरी तरह से 1964 में पारित मान लिया गया। अब हम लोग बात करेंगे कि यह संविधान के साथ भी नहीं आया था, संशोधन करके भी जोड़ा नहीं गया, एक समिति के माध्यम से आया और केंद्र सरकार द्वारा विधि करके इसे लागू कर दिया गया। तो पॉइंट क्या निकल के आया कि यह न तो सांविधिक निकाय है न ही संवैधानिक। ठीक, तो ये पॉइंट हम लोग पहले लिख लेंगे, न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक। यह न तो संवैधानिक निकाय है न सांविधिक, यह दोनों नहीं है। अब बात आएगी जब यह संवैधानिक भी नहीं है और सांविधिक भी नहीं है तो क्या है, इसको वरीयता कैसे दी गई है। तो 2003 में केंद्र सरकार द्वारा इसे सांविधिक निकाय की दर्जा दे दी गई। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, सितंबर 2003 में केंद्र सरकार ने इसे सांविधिक दर्जा दिया। ठीक, तब जाके यहां क्या हुआ कि पूरी तरह से लागू होने लगा यह आयोग। तो इतने सारे पॉइंट थे, कहां से, इसके परिचय से संबंधित इंट्रोडक्शन से। आप लोग इसे नोट डाउन करिए। मैं एक बार रिकॉल करवा दूं कि यह है क्या, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के तहत होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह बनाया गया। और यह आया कब, जब 1962 और 64 के बीच में संथानम समिति लाई गई। तो उस समिति के तहत केंद्र सरकार द्वारा पारित विधेयक के तहत 1964 में इसकी स्थापना की गई। यह संविधान के साथ भी नहीं आया और किसी संशोधन के माध्यम से भी यह संविधान से नहीं जुड़ा, इसलिए यह न तो संवैधानिक संस्था है और न ही सांविधिक संस्था है। उसके बाद बात आती है तब इसे कैसे वरीयता दी गई, कैसे लोग इसे फॉलो करते हैं। तो यह था कि सितंबर 2003 में केंद्र सरकार ने इसे सांविधिक दर्जा दिया, केवल संविधान में नहीं जोड़ा गया है। तो इसलिए यह एक सांविधिक दर्जा प्राप्त क्या है, निकाय है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करें। फिर हम लोग बात करेंगे इसके संरचना के बारे में कि इसके संरचना में कौन कौन होते हैं। आइए, उम्मीद करता हूं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके संरचना के बारे में। यह क्या है, एक तरह से बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था है या बहुसदस्यीय निकाय। इसमें कई सारे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एक हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिन्हें हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से कम, अधिक नहीं, ये गौर करिएगा कि 2 या 2 से कम मेंबर भी इसके हो सकते हैं। बाकी सदस्य होते हैं, उनका कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। एक मुख्य क्या है, सतर्कता आयुक्त, जिन्हें अध्यक्ष बोलते हैं, और 2 या 2 से कम अर्थात 2 या 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकते इसके मेंबर। उसके बाद क्या है, सतर्कता आयुक्त और जो मेंबर होते हैं, जैसे हम लोग कोर्ट में पढ़ते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश बाकी अन्य न्यायाधीश, वैसे ही यहां पर एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से कम अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और बाकी इसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों की कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। बात आती है कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। संरचना के तहत यही तो हम लोग देखते हैं, इसमें कितने मेंबर हैं और अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और उनकी नियुक्ति कौन करेगा। फिर बात आती है कि इनका वेतन भत्ता क्या होगा। इनकी वेतन भत्ता जो है वह यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो वेतन और भत्ता होता है वही इन्हें भी प्रदान किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद बात आती है कि कार्यकाल इनका कितना होगा। तो कार्यकाल के लिए इन्हें निर्धारित किया गया है कि कम से कम 4 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष इनकी क्या होनी चाहिए, कार्यकाल पूरा कर लें, अथवा 65 वर्ष अगर इनकी उम्र हो जाएगी तो ये पद से हटा दिए जाएंगे। आइए पहले हम लोग इसे लिखते हैं, संरचना। संरचना का पहला पॉइंट है बहुसदस्यीय संस्था। क्या है, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है यह, और इसके तहत सब पॉइंट करके लिखेंगे। एक अध्यक्ष, जो कौन होते हैं, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त।
मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक, इसके बाद बात आती है 2 या 2 से कम क्या होंगे, अन्य सतर्कता आयुक्त। ये वरीयता क्यों संविधान में दी जाती है कि एक अध्यक्ष होगा या अन्य अध्यक्ष होंगे या एक जज है अन्य जज, यह इसलिए दी जाती है अगर इनकी अनुपस्थिति हो तो या तो उपाध्यक्ष पद पर बनेंगे इनकी जगह। ठीक, अगर उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया है तो इन्हीं के पद में उपायुक्त करके दे दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइस। तो जैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, तो उसी तरह से इसमें अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट, इसमें भी बात की गई है। आइए, हम लोगों ने देखा इनके सदस्यों के बारे में, अब बात करेंगे इनकी नियुक्ति के बारे में। चीजें इजी हैं। नियुक्ति कौन करेगा इनकी? नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय। वो कैसे करेंगे उस पर भी बात करेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन समझने वाली चीज है कि राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करेंगे, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर। एक समिति बनाई गई है, 3 सदस्यीय समिति है, वह समिति सिफारिश करेगी, तब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, इनकी नियुक्ति करेंगे। अब बात आती है कि जो 3 सदस्यीय समिति है उसमें कौन कौन है, तो उसके प्रमुख होते हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री भारत के, और दूसरे जो होते हैं वह लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता का भी पद बनाया गया है और उन्हें एक तरह से कैबिनेट स्तर का माना जाता है। वह क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं सत्ताधारी पार्टी पर। तो ऐसे याद करेंगे कि प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इसमें होता है, और थर्ड जो होते हैं हमारे वो केंद्रीय होम मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर अर्थात गृह मंत्री। तो बात करेंगे, इसमें सब पॉइंट लिखेंगे। नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। अब बात आती है जो 3 सदस्यीय समिति है तो वो कौन कौन है, 3 लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब इसी का सब पॉइंट है। ठीक, तो पहले पर होंगे हमारे कौन, प्रधानमंत्री, और जो प्रधानमंत्री होंगे या क्या होंगे, इस समिति के प्रमुख होंगे, जिसे हम लोग हेड बोलते हैं या चीफ बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे होंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने अभी किसे जाना, पहले पर प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे पर लोकसभा के विपक्ष का नेता हो गया, और तीसरे होते हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री, आप लोग करंट से इसे जोड़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है कि वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है, और हमारे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो आप लोगों को मेरे अंदाज से पता ही होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें थी इनकी संरचना के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इनके कार्यकाल के बारे में, और इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है अथवा नहीं हो सकती, और इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है। नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं। आज क्या है ना कि मैटर ज्यादा है, समझाने वाली चीजें है नहीं, सिर्फ बोल के एक्सप्लेन कर देना है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके इसे कलेक्ट कर सकेंगे। आइए बात करते हैं। कोई भी चीज होती है, देखिए उसे कभी ये सोच के मत पढ़ा करिए कि मुझे इसमें पीएचडी करनी है। आपको सिर्फ वही चीजें लेनी है जो एग्जाम में पूछे, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट होना है बस। बाकी विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है। काफी विद्वानों को आप लोग देख रहे होंगे बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं एक तरह से अपमानित नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से कम होते रहते हैं। उनके अंदर पता है कमी क्या होती है, जहां तक मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप ज्यादा पढ़ोगे कंफ्यूजन ज्यादा होगा। कम भी नहीं पढ़ना है, ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, हमें एवरेज स्टूडेंट बन के रहना है, तभी जाके सेलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि जो आयोग है, जो कमेटियां बनाई गई हैं, तो वो सब जानती हैं बेरोजगारी इतना ज्यादा, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं हमारे अभ्यर्थी कि बहुत ज्यादा क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है। तो उसके लिए जो स्मार्ट स्टडी करेगा वही आके जाके क्या करेगा, सेलेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल,
मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहाँ मैं बात कर रहा था सिलेक्शन की। काफी लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि मेरे सीनियर कह रहे हैं। जैसे तुम भाई एक बात बताओ, अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें सीनियर और जूनियर कोई नहीं होता, सब एक ही लेवल के बंदे होते हैं। सीनियर किसे बोला जाता है? जो सेलेक्ट नहीं हुए होते हैं। जो सेलेक्ट नहीं हुए होते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से सीनियर बोलते हैं। देखिए क्या है, मेहनत वो भी करते हैं लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते, इसलिए वो चढ़ रहे हैं। तो सीनियर पर आप लोग मेरे हिसाब से उतना फोकस मत करिएगा कि अगर उनमें क्वालिटी होती तो वो सीनियर ही न कहलाते, ठीक है ना। वो सीनियर क्यों बने? क्योंकि सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक। तो इसलिए मेहनत जम के करिए आप लोग और सिलेक्शन जल्दी से जल्दी लीजिए। आइए बात करते हैं। इनका जो कार्यकाल है 4 वर्ष का, या कितनी एज इनकी? 65 या 65 वर्ष उम्र। इन दोनों में जो पहले हो, ठीक। 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, दोनों में जो पहले हो, इनका कार्यकाल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अगर यह पद पर नियुक्त किए गए और 4 साल का इनका कार्यकाल है, उसके पहले ही 1-2 साल पहले ये क्या होते हैं? 65 ईयर इनकी एज हो जाती है, तो ये पद से हटा दिए जाएंगे। ये बात इसलिए लिखी गई है, ठीक। अब बात आती है कि जब ये पद से हटाए गए तो ये पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती है अथवा नहीं। इनकी पुनर्नियुक्ति भी नहीं होती और किसी अन्य पद पर भी यह कार्य नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, पहले इसे लिख लें। पुनर्नियुक्ति नहीं, पुनर्नियुक्ति संभव नहीं, मतलब पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। और उसके बाद जब ये यहां से क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे, तो किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होंगे, किसी भी पद के लिए योग्य नहीं। मतलब इनकी नियुक्ति अन्य किसी भी पद पर नहीं की जा सकती, चाहे केंद्रीय सतर्कता आयोग में तो नहीं होगी, कोई और आयोग या कमेटी या कमीशन है तो उसमें भी इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बात आती है कि कैसे ये पद से हटाए जाएंगे। तो पद से हटाने की प्रक्रिया वही है, कदाचार के माध्यम से। अगर ये कदाचार में दोष सिद्ध होते हैं तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। कदाचार का मतलब क्या है? कि यह अपने पद, अपनी गरिमा का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। पैसा वसूली के चक्कर में या फिर अपनी इनकम का सोर्स बढ़ाने के चक्कर में यह अपने पद का जो गरिमा है उसे खो रहे हैं, मतलब यह घूस ले रहे हैं, करप्ट हो रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्हें पद से हटा दिया जाता है। बात करेंगे, इसे थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे। कदाचार, कदाचार में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही हटाएंगे, ठीक। जाने पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन बात आती है कि डायरेक्ट ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति थोड़ी नहीं कदाचार में दोषी सिद्ध करेंगे। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की परामर्श पर। लेकिन एससी, ये एससी शेड्यूल कास्ट में नहीं लिखता, मैं सुप्रीम कोर्ट लिखता हूं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ये पद से हटाए जाएंगे कदाचार में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर यहां पद से हटाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो कार्यकाल से रिलेटेड ये सारी चीजें इनकी थी। वेतन भत्ता यहीं पर लिख लेते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी वेतन और भत्ता जो होगा इनका, वो क्या होगा? हमारा यूपीएससी के अध्यक्ष के लेवल का। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की तरह, मतलब यूपीएससी के जो अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट को मिलता है क्या? वेतन और भत्ता, वही केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को भी मिलता है। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे इनके संगठन के बारे में, ठीक। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं।
नोट डाउन करिए आप लोग, मैं साइड हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे संगठन के बारे में कि इनके संगठन में कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, कौन कौन से पद होते हैं और वह कैसे कार्य करते हैं। फिर इसके कार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, ये क्या क्या कार्य करते हैं। अभी तो हम लोगों ने सामान्य सा परिचय देखा और इनके कार्यकाल के बारे में देखा, इनके वेतन भत्ता और इनकी संरचना के बारे में हम लोगों ने बात की। मेन चीज क्या है, इनका संगठन और कार्य, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए संगठन के बारे में देखते हैं। संगठन, संगठन का हमारा जो पहला फैक्ट है वह कौन सा है, सचिवालय। इसमें केवल यह देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से पद हैं, बस बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सचिवालय में कितने पद हैं, 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ पदों का नाम ये भी जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ संगठन जानना है कौन कौन से संगठन है। मैं यूपीएससी लेवल की चीजें बताता हूं, क्यों, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर आए तो यहां से असंतुष्ट होकर न जाए, तो थोड़ा आप लोग भी क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, उम्मीद है पूरी पूरी। तो मैं ये पोस्ट बता दे रहा हूं, ये आप जब मेंस में पेपर देने जाएंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन के बारे में क्वेश्चन आएगा और इसी तरह से आप लोग अगर लिख देंगे तो पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिलने की संभावना है। ठीक, आइए लिखते हैं। सचिव, संयुक्त सचिवालय, पहला हो गया सचिव, दूसरा संयुक्त सचिवगण, संयुक्त सचिवगण, तीसरा कौन सा है हमारा, उप सचिवगण। ये सब क्या है, सचिवालय के क्या है, मेंबर हैं। उप सचिवगण, उसके बाद अपर सचिवगण, अपर सचिवगण। फिर आता है हमारा फिफ्थ में कौन सा है, कार्यालय के कर्मचारी, कार्यालयीन कर्मचारी। तो पहला फैक्ट हमारा कौन सा था, सचिवालय। सचिवालय से हम लोगों ने चीजें देख ली। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा, यहीं पर लिख लेते हैं सेकंड वाला। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक, कौन सा है, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा। इसके तहत कितने पोस्ट आते हैं, 2 पोस्ट आते हैं, वो भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। पहला है हमारा विषय विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ, समझ लेते हैं इसे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत जो हमारा यह पोस्ट दी गई है, जो यह विभाग है मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, इस ब्रांच में कौन कार्य करते हैं, जो किसी भी विषय के क्या होते हैं, निपुण व्यक्ति होते हैं, जिसे हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। वो विशेषज्ञ हो, उसके प्रवक्ता हो, जैसे कॉलेजों में होते हैं ना प्रवक्ता, तो प्रोफेसर, तो उस टाइप के होते हैं कि जो इन्हें कार्य दिया गया, जिसके लिए ये नियुक्त किए जाएंगे, उस विषय में इन्हें क्या होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए, ऐसे स्पेसिफिक तौर पर। ठीक, ये विशेषज्ञ अगर होंगे तभी यहां पर नियुक्त किए जा सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता। ये जो मुख्य अभियंता है, इनका पद नाम है, क्या है, मुख्य तकनीकी परीक्षक, मुख्य तकनीकी परीक्षक। ये इन्हीं का उपनाम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां ब्रैकेट में इन्हें लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट जो आता है वो कौन सा है, सहायक इंजीनियरिंग स्टाफ। ठीक, तीसरा सहायक इंजीनियरिंग स्टाफ, सहायक इंजीनियरिंग स्टाफ। ये सारे पोस्ट थे किसके, संगठन के तहत। सचिवालय में कौन कौन से, सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अपर सचिवगण, बाद में कार्यालयीन कर्मचारी। सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अपर सचिवगण, कार्यालयीन कर्मचारी। कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद आते हैं मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा।
विषय विशेषज्ञ मुख्य अभियंता, विषय विशेषज्ञ मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता का पद नाम क्या है? मुख्य तकनीकी परीक्षक। तीसरा पोस्ट है सहायक इंजीनियरिंग स्टाफ। तो 2 पोस्ट हम लोगों ने इसकी देख ली। तीसरी आती है विभागीय जांचों के लिए आयुक्त, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? CDI। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से लिखेंगे हम लोग। ये लोक सेवा से संबंधित जांच करते हैं उसके विरुद्ध में। आइए बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है ये। इसी के संगठन का ही तीसरा पार्ट लिखेंगे हम लोग, विभागीय जांचों के लिए आयुक्त। सॉरी, संगठन का ही तीसरी हेडिंग कौन सी है हमारी? विभागीय जांचों के लिए आयुक्त। विभागीय जांचों के लिए आयुक्त। इन्हें क्या करते हैं हम लोग? CDI। CBI मत सोचिएगा आप लोग, सॉरी मैं खुद ही लिख रहा हूं CBI। CBI, ठीक, विभागीय जांचों के लिए आयुक्त। बात करेंगे कि इनका कार्य क्या होता है। जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध में, लोक सेवकों के विरुद्ध में विभागीय कार्यवाहियों की मौखिक जांच पड़ताल करते हैं। ये जांच एक तरह से जो CDI होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, इसमें ट्रिपल स्टार लगाइएगा। उम्मीद है पूरा कि क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक, क्योंकि विभागीय जांचों के लिए आयुक्त जो CDI होती है, CDI के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता हुआ आया है। और क्या होता है कि लोग डीपली नहीं पढ़े रहते तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए बात करते हैं, पहले लिख लें फिर समझाते हैं आप लोगों को। जांच अधिकारियों के रूप में CDI जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं जो कि किसके विरुद्ध करते हैं? लोक अदालत, लोक सेवकों के विरुद्ध, जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय क्या होते हैं? कार्यवाहियों की, विभागीय कार्यवाहियों की मौखिक तौर पर जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करते हैं CDI। बात करते हैं इस पर कि यह क्या होते हैं? एक जांच अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें जो अधिकार दिया गया है कि जो हमारे लोक अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध यह क्या करेंगे? जांच करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को याद हो गई होगी। आइए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? संगठन। खत्म होगा, संगठन में 3 हेडिंग है। वैसे तो 4-5 आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे तो ढेर सारी चीजें मिलेंगी, मैटर बहुत ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है ये हम लोगों को देखना है, इसलिए मैंने 3 ही बताया। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कम है तो आप लोग जाके उस बुक में पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं कार्य के बारे में। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्य है, यह कार्य क्या क्या करेगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य, सबसे पहला कार्य वही है केंद्रीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करना। केंद्रीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करना। कैसे समझेंगे कि जो केंद्र के अधिकारी होते हैं, चाहे वैकेंसियां आए, चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें वह क्या करते हैं? पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं? धन खसोटने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने के चक्कर में। जो चीज
ऐसे समझे कि जिस पद के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है वो अपना क्या नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से उसे निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, और इसका दुरुपयोग करके जैसे सिद्ध कदाचार होता है उसी तरह से क्या करते हैं कि इसको भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो जाते हैं। तो जांच की जाती है कि इन अधिकारियों में कितनी भ्रष्टाचारिता क्या है, घुसी हुई है, मतलब कि ये कितने बड़े भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्ट काम करते हैं, ये कितना असंवैधानिक कार्य करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जो संविधान के तौर पर नहीं आता उसे हम भ्रष्टाचार में जोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट पहला तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, उसके बारे में लिखेंगे फिर समझेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 क्या है के तहत अपराधों का जांच अपराधों की जांच से संबंधित अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना। अभी मैं जो चीज लिखने जा रहा हूं आप लोग शॉक हो जाएंगे। स्थापना जिसे क्या बोलते हैं, CBI। ठीक, अभी थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, कल का जो चैप्टर आएगा वो CBI का ही चैप्टर आएगा, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये देखना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि अपराधों की जांच से संबंधित जितने भी मैटर होंगे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को क्या किए जाएंगे, निर्देश देंगे। निर्देश देना या फिर इसकी क्या करना, समीक्षा करना। ठीक, फिर अगला पॉइंट कौन सा आता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपनी वार्षिक, जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा, राष्ट्रपति महोदय को, ये भी लिखेंगे। अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को सौंपेगा। कौन, ये हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो साल भर का इसका ब्यौरा है, सारे क्रियाकलाप जो हुए हैं, जो इनकम हुई या जो भी हुआ उनका यह क्या करेगा, जो भी कार्यविधि किया है राष्ट्रपति को हर साल इसका क्या करेगा, ब्यौरा देगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, वार्षिक रिपोर्ट। उसके बाद बात आती है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, काफी बड़ा है, इसे सही तरीके से लिखेंगे। आप लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज मत होंगे, पहले मैं लिख दूंगा, यह एक एक्ट आया था, इस एक्ट के बारे में बात करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं इसमें। आइए अगला पॉइंट लिखते हैं, बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, पहले पूरी तरह से इसे लिख लेंगे फिर समझेंगे हम लोग। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया कब था, यह 2014, लेटेस्ट है ये। 2014 के अनुसार इसका जो मैटर है हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या कहा गया, आयोग गलत या दुर्भावना, गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायत, दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को
क्या करेगा? 2 साल की जेल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 2 साल का कारावास, 2 साल की जेल का दंड दे सकता है। दे सकता है। और एक पॉइंट आता है, साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सतर्कता आयोग के तहत कितने साल की जेल होती है या कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले कार्य में क्या दिया गया? केंद्रीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करना। हम लोग पहले ही देखे थे कि यह क्या करेगा? केंद्र के तहत होने वाले भ्रष्टाचार की जांच करेगा। तो पहला पॉइंट तो ऐसे क्लियर हो गया। दूसरा आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच। इंपॉर्टेंट है, अपराधों की जांच से संबंधित जितने भी, यहां संबंधित के बाद आप लोग मामले लिख लीजिएगा, मैं भूल गया हूं उसके लिए सॉरी। संबंधित मामले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देशित करना। इन मामलों से संबंधित जो भी चीजें होंगी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना सीबीआई को क्या करेंगे? यह लोग निर्देशित करेंगे या फिर इसकी समीक्षा करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है सभी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा प्रत्येक वर्ष। मतलब कि यह जितने भी इसके तहत क्रियाकलाप किए गए हैं पूरे साल के तहत, उसकी पूरी रिपोर्ट किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति बीच में भी रिपोर्ट मांग सकता है, तो इन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ता है रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति महोदय को। क्लियर? उसके बाद बात आती है विसल लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि यह लेटेस्ट है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, उसमें क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक, 2018 वाले पेपर में यहां से क्वेश्चन उठाया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। देखिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है कि यह देता है क्या? विशेष शक्ति देता है। किसे? केंद्रीय सतर्कता आयोग को विशेष शक्ति देता है कि अगर कोई भी ऐसा अधिकारी है या व्यक्ति है जो इसके तहत क्या होता है, दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है, तो उसे यह क्या कर सकती है? 2 साल की सजा सुना सकती है। खुद 2 साल की सजा, कैद की, या फिर 30,000 रुपए जुर्माना भी लगा सकती है, या फिर दोनों साथ में हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर इसे देखेंगे। अगर आयोग गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल का दंड दे सकता है, साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब जिसके विरुद्ध में शिकायत की गई है उसको क्या करेगा? यह 2 साल तक की कैद की सजा दे सुना सकता है, या फिर 30,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। अलग अलग कर सकता है, बट यह प्रावधान भी किया गया है कि आपको कैद के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। समझ रहे होंगे आप लोग कि दोनों चीजें क्या हो सकती हैं? फॉलो हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। केंद्रीय सतर्कता आयोग पूरी तरह से हम लोगों ने देख लिया। कोई भी देखिए, मैं टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ाता हूं जो इंपॉर्टेंट ना हो। आप लोगों को अगर नया लग रहा होगा तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप लोग देख लीजिएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन हमेशा बनता हुआ आया है। मैं कोई भी ऐसा फैक्ट लेके नहीं आऊंगा जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उसे वेस्ट करने की उम्मीद से चैनल नहीं स्टार्ट किया हूं। वही चीजें और वही कंटेंट दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम में हमेशा फंसे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए और इसी तरह प्यार बनाए रहिए। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अगर नए हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।